भारत के मौलिक अधिकार सुनने में ये बड़े भारी भरकम कानूनी शब्द लगते हैं, है ना? लेकिन असल में ये हर नागरिक के लिए एक ढाल की तरह हैं। तो चलिए आज इसी ढाल को थोड़ा करीब से समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये हमें बचाती कैसे है। तो सोचिए जरा, सरकार या कहें कि स्टेट जिसके पास इतनी ज्यादा ताकत होती है, उससे एक आम नागरिक की सुरक्षा की क्या गारंटी है? कौन है जो हमें बचाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सच कहें तो इसी सवाल के जवाब पर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है। और भारत में इस सवाल का जवाब मिलता है हमारे संविधान में, बिल्कुल संविधान के दिल में। और इसी जवाब का नाम है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। तो ये मौलिक अधिकार आखिर हैं क्या चीज? चलिए अब जरा इस ढाल को यानी सिटीजन शील्ड को और गहराई से जानते हैं। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो मौलिक अधिकार वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो हर भारतीय नागरिक को मिलते हैं। इनका मकसद बहुत साफ है, लोगों का राज नहीं बल्कि कानून का राज होना चाहिए। मतलब ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो सरकार के किसी भी मनमाने या कह लीजिए टिरानिकल फैसले से हमारी रक्षा करता है। और इनकी अहमियत आप इसी बात से समझ सकते हैं कि हमारे संविधान के पार्ट 3 जिसमें ये अधिकार दिए गए हैं, उसे भारत का मैग्ना कार्टा तक कहा जाता है। और हाँ, ये जो प्रेरणा है ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। अच्छा, एक बात और, ये अधिकार कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इनके काम करने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। पहली बात, ये जस्टिसेबल है, मतलब अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। दूसरी बात, ये परमानेंट नहीं है, संसद इनमें बदलाव कर सकती है, लेकिन एक शर्त है, वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर मतलब उसकी आत्मा को नहीं छू सकती। और हाँ, नेशनल इमरजेंसी जैसे हालातों में इन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है, सिवाय आर्टिकल 20 और 21 के। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें कुल 7 मौलिक अधिकार थे। 7, लेकिन फिर एक को हटा दिया गया। हुआ ये कि 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट आया और उसने संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटाकर एक नॉर्मल लीगल राइट बना दिया। तो बस तब से आज तक हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। तो चलिए अब इन 6 अधिकारों में से एक पर गहराई से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं शायद सबसे जरूरी अधिकार से, समानता का अधिकार यानी द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ये संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में दिया गया है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? ये कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि कानून की नज़र में हर कोई बराबर है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अब देखिए, इस एक लाइन में ना 2 बड़ी गहरी बातें छिपी हैं। पहला हिस्सा है इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के सामने सब समान। ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और इसका सीधा मतलब है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं। दूसरा हिस्सा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कानून सबको बराबर सुरक्षा देगा। ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है और ये कहता है कि एक जैसे हालात में लोगों के साथ एक जैसा ही बर्ताव किया जाएगा। पर रुकिए, समानता का ये सिद्धांत जितना सुनने में सीधा लगता है उतना है नहीं। इसमें कुछ बहुत जरूरी एक्सेप्शंस यानी अपवाद भी हैं और यहीं पर बात आती है नियमों और आरक्षण की। आर्टिकल 15 बिल्कुल साफ कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन, और ये लेकिन यहाँ बहुत जरूरी है, इसके कुछ बहुत अहम अपवाद भी है। और यही अपवाद बराबरी के सिद्धांत को असली मायने देते हैं। संविधान कहता है कि ठीक है, भेदभाव नहीं होगा, लेकिन सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी एससीबीसीज, साथ ही एससीज और एसटीज के लिए भी विशेष प्रावधान कर सकती है। और हाल ही में इसमें ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी जुड़ गया है। भारत में आरक्षण का जो सिस्टम है वो रातों रात नहीं बना, ये समय के साथ इवॉल्व हुआ है। इसकी कहानी में कई अहम पड़ाव हैं, जैसे 1979 में मंडल कमीशन का बनना, फिर 1993 में ओबीसीज के लिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आना, 2005 में 93वें संशोधन के बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ओबीसी रिजर्वेशन का लागू होना और फिर 2019 में 103वें संशोधन से ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत होना।
तो सवाल ये है कि ऐसी कोई रिजर्वेशन पॉलिसी असल में लागू कैसे होती है। चलिए ईडब्ल्यूएस कोटा का ही उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, 2019 में संसद ने 130वां संविधान संशोधन पास किया। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया इसे लागू करने के लिए, और बस इसके बाद से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ईडब्ल्यूएस एडमिशन के लिए 10% रिजर्वेशन अप्लाई हो गया। समानता के अधिकार में एक और बहुत ही शक्तिशाली आर्टिकल है, आर्टिकल 17। और ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक सामाजिक क्रांति का ऐलान है। ये अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी की प्रथा को किसी भी रूप में पूरी तरह से खत्म करता है और इसे एक सजा के लायक अपराध बनाता है। चलिए अब बात करते हैं समानता के अधिकार के आखिरी लेकिन बहुत दिलचस्प पहलू की। एक ऐसा आर्टिकल जो टाइटल्स को खत्म करता है लेकिन मेरिट को सलाम करता है। ये है आर्टिकल 18। ये क्या करता है? ये राजा, महाराजा, राय बहादुर जैसी तमाम वंशानुगत उपाधियों यानी हेरिडिटरी टाइटल्स को खत्म करता है। मकसद साफ है, एक ऐसा समाज बनाना जहां सब बराबर हों। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि भारत रत्न या पद्मश्री जैसे अवार्ड्स भी नहीं दिए जा सकते? क्या वो समानता के खिलाफ हैं? इस सवाल का जवाब 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि समानता का सिद्धांत ये नहीं कहता कि मेरिट को पहचाना ना जाए। मतलब वंश के आधार पर मिलने वाले टाइटल्स तो खत्म, लेकिन मेरिट यानी योग्यता के आधार पर मिलने वाले नेशनल अवार्ड्स बिल्कुल दिए जा सकते हैं, क्योंकि वो किसी के जन्म को नहीं बल्कि उसके काम को सम्मान देते हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। सवाल ये है कि कोई भी समाज यूनिवर्सल राइट्स यानी जो अधिकार सबके लिए हैं और ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की जरूरत, इन दोनों के बीच एक बैलेंस कैसे बनाएं? ये वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द भारत में समानता के अधिकार की पूरी बहस घूमती है और शायद हमेशा घूमती रहेगी।